28 साल की लड़की दोपहर के 2:30 बजे अपने पीजी से निकल जाती है। निकलती कहाँ है? स्टेशन जाती है। स्टेशन से उसे ट्रेन पकड़ना था और ट्रेन का जो सफर था वो 10 घंटों का था। लेकिन बीच रास्ते पहुंचते और देर रात या कहें आधी रात को वो किसी स्टेशन पर नहीं उतरती है और जो ट्रेन की बोगियां थी वो भी बंद थी और लड़की बंद बोगी से भागती ट्रेन के अंदर से गायब हो जाती है। एक 28 साल की लड़की अचानक से गायब हो जाती है, उसका कोई अता पता नहीं चलता। परिवार जब उस सीट पर पहुंचता है जिस सीट पर उस लड़की की मौजूदगी या कहें जिसका रिजर्वेशन था, उस सीट पर जाकर देखती है कि लड़की जब पीजी से निकली थी तो उसके जो कंधे पर जो बैग था या जो सामान था वो उसी सीट पर रखा हुआ मिलता है, लेकिन लड़की नहीं थी। एक सवाल जरूर आता है कि उस लड़की के जो आसपास थे क्या किसी ने उसे नीचे उतरते हुए देखा या नहीं देखा। उसमें से एक पैसेंजर जो लड़की थी उसका यह कहना था कि जब टॉयलेट के लिए नीचे उतर रही थी, करीबन 10:30 के आसपास का वक्त रहा होगा, तब उसका जो पैर था उस लड़की से टकराता है और उसे सॉरी बोलती है। लेकिन जब वो टॉयलेट कर कर वापस आकर अपने सीट पर जब सोने जाती तब वो देखती कि लड़की वहीं पर मौजूद थी। उसके बाद लड़की चलती या कहें भागती ट्रेन के अंदर से कैसे गायब हो जाती है और इस पूरी चीज को 96 कहें या 100 घंटों से भी ज्यादा का समय हो चुका है और अब भी जो लड़की है इसका कोई अता पता नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि फोन कहां है इसका। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि 100 घंटे से एक लड़की भागती ट्रेन के अंदर से कैसे गायब हो जाती है और किसी भी पैसेंजर को इसकी भनक तक नहीं लगती है, या पर्दे के पीछे एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जो समझ से परे है। क्या है पूरी कहानी, तफसील से जानिए। एक चलती ट्रेन के एसी कोच से 28 साल की लड़की जो सिविल जज बनने की पढ़ाई कर रही है, उसकी ट्रेनिंग कर रही है, वो गायब हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है। इस ब्रिज की तस्वीर आप देखिए और नीचे देखिए नर्मदा नदी बह रही है और इसी नदी के अंदर उस लड़की को ढूंढा जा रहा है, उसका सामान ढूंढा जा रहा है। जितने भी गोताखोर हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और नदी के चप्पा चप्पा छान रहे हैं कि कहीं भी उस लड़की का सुराग मिल जाए। लेकिन ये लड़की आखिर गायब हुई कहाँ? जिसका नाम अर्चना तिवारी है, वो आखिर ऐसे कहाँ गायब हो गई कि किसी को भी उसका एक भी झलक के बारे में कोई खबर नहीं है। इस पूरी वारदात को जानने के लिए, इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए आपको तस्वीरों के माध्यम से समझना होगा, आपको फुटेज के माध्यम से समझना होगा कि आखिर अर्चना तिवारी के साथ हुआ तो हुआ क्या। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये इंदौर का उपकार गर्ल्स हॉस्टल है। अब अगर आप तारीख पर नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई देगी 7 तारीख, यानी रक्षाबंधन से 2 दिन पहले। ये जो लड़की है ये कटनी की रहने वाली है और इंदौर में सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी पिछले 8 महीने से। इसके जो पिता हैं उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जो इसके बड़े पापा हैं वो चाहते हैं कि उनके घर के बच्चे कुछ करें, कुछ अच्छा करें और इसीलिए उन्होंने इसका एडमिशन यहाँ पर कराया था। अब इन तस्वीरों में आप देखिए, अगर मैं आपको समय के बारे में जानकारी दूँ तो करीब 2:22 के आसपास है, ये वहाँ घूम रही है और फिर जो हॉस्टल में वार्डन होती है, यूँ समझिए रिसेप्शन पर जो मौजूद हैं वो उसे बुलाती हैं। वो यहाँ पहुँचती है और इस रजिस्टर के अंदर वो अपना जो डेटा है वो मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें लिखती है। वो क्या लिखती है? अर्चना तिवारी इस रजिस्टर पर मेंशन करती है कि आज 7 तारीख है, वो अपने घर जा रही है, होम टाउन यानी कि कटनी, और किस ओकेजन पर जा रही, रक्षाबंधन। साथ ही वो अपने रिटर्न यानी कि कब वापस आएंगी उसका जिक्र भी इस रजिस्टर में करती हैं। तारीख लिखती हैं 17 अगस्त को वो हॉस्टल में वापस आ जाएगी। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़िए, करीब जब 2:25-26 के आसपास आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि उसने जो ऑरेंज कलर का एक सूट पहना हुआ है, गले में दुपट्टा है, पीछे एक बैग डांगा हुआ है जो पिट्ठू बैग कहा जाता है, हाथ में कुछ कैरी बैग्स हैं, वो उन्हें एक बेंच पर रखती है। एक छोटा सा कोई बच्चा भी आपको दिखाई देगा। बाहर निकलती है, बाहर कुछ देखने की कोशिश करती है, शायद वो किसी का इंतज़ार कर रही है। इंतज़ार किसका कर रही है? किसी ई रिक्शा का, किसी कैब का या कोई पर्सनल कार का। अब यहाँ पर उसके साथ एक लड़की दिखाई देती है, वो भी वहाँ पर मौजूद है। कुछ देर बाद एक हेल्पर समझिए, या हो सकता है वो इस हॉस्टल का गार्ड हो, वो भी वहाँ पर निकल कर आता है। वो इन दोनों से कुछ बात करने की कोशिश भी करता है और फिर देखिए जो अर्चना तिवारी हैं वो वापस आती हैं
इधर उधर घूमती हैं, अपना सामान जो है वो उठाती हैं और थोड़ी देर बाद इस हॉस्टल से बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकलने के बाद वो किस में बैठती हैं इसकी जानकारी भी अपडेट आने के बाद आपको मुहैया कराई जाएगी। अब यहाँ से वो सीधे तौर पर निकल जाती हैं। उनको ट्रेन पकड़नी थी इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, एसी कोच था। अगर मैं एग्जैक्ट आपको सीट नंबर और सब कुछ बताऊं तो B3 बर्थ नंबर 3 पर उनका रिजर्वेशन हो रखा था और 7 तारीख को करीब बताई जा रही है कि 4 बजे की उनकी ट्रेन थी। अब होता भी कुछ ऐसे जब वो अपने हॉस्टल से निकलती हैं, इसके बाद वो पहुंच जाती हैं स्टेशन, वहाँ पर ट्रेन पकड़ती हैं, घर पर बात करती हैं अपनी मम्मी से और उन्हें बताती हैं कि 4 बजे जो है वो ट्रेन चल चुकी है, मैं घर आ जाऊंगी। और जैसा दीपक ने शुरुआत में बताया लगभग 10 घंटे का सफ़र था। अब होता दरअसल ये है कि 7 तारीख को जब इस लड़की की अपने घर पर बात होती है, उसके बाद करीब रात को 10:16 को ये अपने घर पर कॉल करती है और बताती है कि मुझे आइडिया तो नहीं है पर शायद मैं भोपाल के आसपास कहीं पर हूँ और सुबह 6-6:30 बजे के आसपास ट्रेन स्टेशन पर लग जाएगी कटनी की, आप लोग मुझे लेने आ जाना। ये पूरी इनकी बातचीत होती है। अब इसके बाद जब परिवार बाद में फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है अर्चना को, तो कॉल नहीं लगता। अब जब कॉल नहीं लगता तो इस पर परेशान होते हैं पेरेंट्स, लेकिन उन्हें लगता है कि हो सकता है नेटवर्क इशू या कोई और बात हो। तो अगली रोज़ जब 8 तारीख आती है तो सुबह 6 बजे के आसपास परिवार के लोग कटनी स्टेशन पहुंच जाते हैं अपने घर की बेटी को रिसीव करने के लिए। लेकिन उस रोज़ तमाम तरह के लोग उस स्टेशन पर उस ट्रेन से उतरते हैं, लेकिन अर्चना नहीं उतरती। अब परिवार वाले डर जाते हैं कि आखिर क्या बात हो गई, क्या वजह हो सकती है। लेकिन इतने में वो कुछ कर पाते, अंदर जा पाते कि ट्रेन वहाँ पर लगकर जो और पैसेंजर्स थे वो लगते हैं और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। अब परिवार को याद आता है कि उमरिया एक जगह है जो कि कटनी से आगे पड़ता है, वहाँ पर जो लड़की है उसके मामा रहते हैं। उनको कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि देखिए अर्चना घर नहीं है, उसको इसी ट्रेन से आना था। वो फटाफट जैसे आपके वहाँ पर पहुँचेगी उमरिया में, आप जाइए और उस कोच में चेक करिए। मामा को जब ये खबर मिलती है कि बेटी घर नहीं आई है, कहीं गायब हो गई है उस ट्रेन में, ये लोग चेक भी नहीं कर पाए, वो फ़ौरन जाते हैं स्टेशन पर और जैसे ट्रेन वहाँ पर पहुँचती है वो उस कोच में जाते हैं और कोच में जो सीट नंबर बताया गया था एग्जैक्ट, वहाँ जब पहुँचते हैं तो उन्हें एक बैग मिलता है और जैसे वो उस बैग को खोलते हैं उसके अंदर राखी मिलती हैं, कुछ तस्वीरें मिलती हैं, एक पर्स मिलता है और साथ ही साथ रुमाल मिलता है और बच्चों के लिए गिफ्ट मिलते हैं। मामा जी समझ जाते हैं कि ये हो ना हो बैग जो है उनके घर की बेटी अर्चना तिवारी का है। वो इन्फॉर्म करते हैं घर वालों को कि एक बैग मिला है, बैग देखा जाता है। अब सारी कहानी सबको समझ में आती है कि कुछ अनहोनी घट गई है। फ़ौरन पुलिस के पास मामला पहुंचता है, पुलिस को पूरी कहानी समझाई जाती है, पुलिस को बताया जाता है कि कब आखिरी बार बात हुई थी। अब इसके बाद पुलिस का काम था लास्ट लोकेशन निकालना। पुलिस का एक काम था कि बैग मिला तो किस सिचुएशन में मिला, क्या उस पर किसी के फिंगरप्रिंट्स है और बाकी सब चीज़ें पुलिस को डिटेल से निकालनी थी। तो ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो सबसे पहले हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज मिलता है। उसमें आपको जो पिट्ठू बैग दिखाई दिया ये वही बैग था जो स्टेशन की सीट पर मिला। इसके अलावा पुलिस को पता लगता है कि करीब 10:20 जब CDR लास्ट लोकेशन सब देखी जाती है तो पता लगता है कि जो अर्चना तिवारी की आखिरी लोकेशन है वो करीब 10:20 पर देखी गई है और रानी कमलापति स्टेशन ये एरिया बताया जाता है। जो इस ब्रिज जो नर्मदापुरम जगह का जो आपको ब्रिज दिखा जिसके नीचे नर्मदा नदी बह रही है, इसी के आसपास की लोकेशन दिखाई जाती है और इसीलिए इस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन पुलिस को एक थ्योरी खटक जाती है। पुलिस को खटक जाती है एक ऐसी कार जो रोज़ हॉस्टल में अर्चना को लेने आती और अर्चना को वापस छोड़ने आती थी। अब आखिर ये कार है किसकी, उसको जानने के लिए, उसकी थ्योरी समझने के लिए एक CCTV फुटेज और देखिए। आपको शुरुआत में जो मैंने तस्वीर दिखाई उसमें आपने देखा कि वो फुटेज 7 तारीख की है जिस रोज़ अर्चना हॉस्टल से अपने होम टाउन जाने के लिए निकल रही है। लेकिन अब एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर 6 तारीख की है, 6 अगस्त की है और यहाँ पर एक कार है जो आई हुई है जिसमें अर्चना बैठकर आई है और वो अपना सामान बाहर निकाल रही है हॉस्टल के अंदर जाने के लिए। और ये कार जो है अब जांच के दायरे में आ गई है क्योंकि जब पूछताछ की गई है पुलिस के द्वारा तो पता लगा है कि मिस्टीरियस हालत में इतनी ज़्यादा रहस्यमय तरीके से गायब होने वाली ये लड़की अर्चना तिवारी जो है उन्हें रोज़ हॉस्टल में एक गाड़ी छोड़ने आती थी और ले जाने के लिए भी आती थी। ये कार भी उतनी ही मिस्टीरियस हो गई है जितनी जो अर्चना है उनके गायब होने की रिपोर्ट। अब पुलिस को ये जांचना है कि अर्चना गई तो गई कहाँ, क्योंकि बीच ट्रेन से, चलती ट्रेन से एक लड़की कैसे गायब हो सकती है। अब ट्रेन के अंदर अर्चना के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन वो लोग थे जिन्होंने अर्चना को देखा और इस ब्रिज पर अचानक अर्चना के गायब हो जाने के पीछे की असली कहानी क्या है वो मिस्ट्री जिसकी वजह से हर किसी का जो दिमाग है वो सुन पड़ गया है। पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं कि उनकी बेटी आखिर कैसे खो गई, कहाँ गायब हो गई या किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया।
देखिए, ये जो ट्रेन जो थी ये 4:10 में इंदौर से निकली थी। लड़की उसमें जाकर बैठती है। 4:10 के बाद लगभग इसे 600 किलोमीटर लगभग जो कटनी तक पहुंचना था, उसमें 10 घंटे का सफ़र था। ये रात के 10 बजे के आसपास, और जब भी ये ट्रेन में बैठी थी, इसने अपने भाई को, अपने माँ को, हर किसी को बताया कि मम्मी, भाई, मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। भोपाल पहुंचने के बाद, या कहें रानी कमलावती स्टेशन पहुंचने के बाद 10:16 था, उस पर ये अपने भाई को, अपनी माँ को कॉल करके बताती कि मैं भोपाल पहुंच चुकी हूं और मैं ठीक हूं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो पैसेंजर्स उस बोगी में बैठे थे, सबसे पूछा जाता है एक एक कर, जिसमें से पहला पैसेंजर ये कहता है कि किसी ने भी उसे ना ही भोपाल में, ना ही उससे आगे वाले स्टेशन में उतरते हुए देखा। वो अपनी सीट पर ही मौजूद थी, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस सीट नंबर 3 पर ये जो लड़की लोअर बर्थ में थी, इसके ऊपर एक और बर्थ था, मिडिल बर्थ, उससे एक लड़की वॉशरूम जाने या टॉयलेट जाने के लिए नीचे उतरी, पैर लगता है, उसे सॉरी बोलती है देर रात। मतलब उस वक्त भी ये जो 28 साल की लड़की है जाग रही थी। ट्रेन में अक्सर लोग उस वक्त तक सो जाते हैं। उसके बाद वो वॉशरूम से आती है, ऊपर जाती, ये भोपाल पहुंचने की बाद की बात है। इसके बाद जो फोन है वो स्विच ऑफ हो जाता है। जो लास्ट लोकेशन है, जिस तरीके से वर्णिता ने आपको बताया, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज पर उसकी लास्ट लोकेशन पता लगती है। इसके बाद, क्योंकि बस यही एक सहारा था, यही एक सिरा था, और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम, तमाम पुलिस की टीम इस पूरे इलाके को अच्छी तरीके से खंगालती है कि कहीं किसी वजह से ये जो 28 साल की जो लड़की है यहां कहीं गिर तो नहीं गई है। हर तरीके से छानबीन की जाती है। याद रखिए, 600 किलोमीटर का सफर, आधे सफर के बाद लगभग 300 किलोमीटर सफर करने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। बचे हुए 300 किलोमीटर में वो कहां जाती है, क्या जाती है, नहीं पता। लेकिन उस पूरे इलाके में छानबीन एक तरफ चली रही होती है। तब तक एक खबर और सामने आती है कि उमरिया, जहां पर मामा रहते हैं, वहां पर लड़की का एक बैग भी मिला है। अब इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि याद रखिए, कटनी वो इलाका था जहां पर इस लड़की को उतरना था, लेकिन कटनी से भी वो आगे चली जाती है। मतलब 600 किलोमीटर का सफर करना था, वो 660 किलोमीटर लड़की ने ट्रैवल किया कि नहीं किया नहीं पता हमें, लेकिन उसका जो बैग था वो 60 से 65 किलोमीटर और ज्यादा ट्रैवल कर लेता है। मामा को बैग मिलता है, और तब जाकर डाउट पैदा होता है कि क्या ये जो लड़की है उस बोगी के अंदर ही मौजूद थी या नहीं थी। क्योंकि जब जीआरपी को बताया जाता है, जब रेलवे पुलिस वाले छानबीन करते हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए, हमने हर तरीके से सीसीटीवी फुटेज खंगाल के देखा, ना ही लड़की भोपाल में उतरी, ना ही लड़की किसी आगे वाले स्टेशन में उतरी, क्योंकि हमने हर एक फुटेज को ध्यान से देखा और समझा है, कहीं पर भी वो लड़की उतरते हुए या दोबारा ट्रेन में चढ़ते हुए तो नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई लड़की चलती ट्रेन से गायब हो सकती है, या फिर ये जो लड़की है इसने कुछ षड्यंत्र रचा और अपने आप को गायब कर लिया। क्योंकि एक जो लापता जो इंसान होता है उसे ढूंढना आसान होता है, लेकिन कोई अगर ये सोच के आए कि मुझे तो गायब ही हो जाना है, तो फिर उस इंसान को ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि इस पूरी कड़ी में जिस तरीके से सामान मिल जाते हैं, उसके हर एक चीज बिल्कुल इंटैक्ट थी। मतलब रॉबरी तो नहीं हुई है, चोरी नहीं हुई है, लड़की ना ही स्टेशन पे उतरी है, तो लड़की बीच जगह से कैसे गायब हो सकती है। मतलब कोई जानबूझकर अपने आप को गायब करना चाहता है, या चाहता है कि कोई उसे ढूंढ या खोज नहीं पाए। इसमें कई सारी थ्योरीज हो सकती हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि लड़की ने अपने आप को खुद गायब करवाया, लड़की का किसी ने किडनैप किया, या लड़की का किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आशंकाएं हैं, शक है, क्योंकि लड़की अभी भी लापता है। इन 3 आशंकाओं पर पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, ना ही किसी ने उसे उतरते हुए देखा, ना ही सीट से वो कहीं और गई, तो लड़की कहां चली गई, इसके बारे में किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। खुद जो पैसेंजर आसपास बैठे थे वो भी हैरत में हैं कि लड़की
कहाँ गई? रात के अंधेरे में कोई कैसे गायब हो सकता है चलती ट्रेन के अंदर से? और ये जो परिवार है, परिवार को सदमा लग चुका है कि लड़की के बारे में, क्योंकि लड़की है, लड़की के लिए सेफ्टी भी कंसर्न होता है, परिवार इसी भी लेकर परेशान है, लेकिन अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और ऐसे में उस फोन का मिलना जरूरी है। उस फोन में ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। उस फोन के मिलने से पहले जो कार जो छोड़ने आती थी रोज, वो कार किसकी है, क्यों आती है, उस कार के बारे में आपको बता दें तो वो गुजरात की नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड है, वो सफेद रंग की कार। लेकिन उसका मकसद क्या था, वो कहां जाती थी और रोज उसे वहां पर क्यों छोड़ा जाता था? क्योंकि गायब होने से ठीक एक रोज पहले शाम को 8:30 बजे के आसपास वो उससे उतरती हुई नजर आती है। तो कार उसे कहां लेकर गई, क्या थी उसकी दिनचर्या, और एक 28 साल की जो लड़की जो जज बनने की तैयारी कर रही थी, उसका गायब होना एक सवालिया निशान खड़े करता है कि क्या रेलवे के अंदर, रेलवे की बोगी के अंदर सब कुछ सही है या नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स आएंगे, क्योंकि मिस्ट्री गर्ल जो चलती ट्रेन से गायब हो गई, एक भागती हुई ट्रेन जो 100 किलोमीटर की रफ्तार पे भाग रही है, उस ट्रेन से गायब हो जाना ये अपने आप में बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस है। इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।